एक छोटा सा टापू जिसकी ज़मीन दुनिया के बड़े साम्राज्यों के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसे छोटे से देश इंग्लैंड ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ एक ही झंडा लहराता था। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर करोड़ों लोगों की किस्मत तय होती थी, और वो भी बिना किसी से पूछे। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये था व्यापार, धोखा, राजनीति, समुद्री शक्ति और ऐसी चालें जिनकी कल्पना उस दौर के बाकी देश समझ भी नहीं सकते थे। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रिटिश साम्राज्य इतना ताकतवर था तो फिर उसका पतन कैसे हुआ? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस साम्राज्य की पूरी कहानी जिसके बारे में कहा जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हमेशा ब्रिटेन का राज चलता था। 17वीं सदी की शुरुआत थी। मुगल साम्राज्य, जिसकी धरती पे सोना उगता था, दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत थी। इंग्लैंड, जो चारों तरफ से समंदर से घिरा था, और उसी समंदर ने इंग्लैंड को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनने का रास्ता दिखाया। और इंग्लैंड के लोग, जो सदियों से समुद्र किनारे रहते रहते नावें बनाने में महारत हासिल कर लिए, उनकी नौसेना, रॉयल नेवी में एक अनुशासन था और एक ऐसी समझ कि समुद्र सिर्फ यात्रा का रास्ता नहीं है, जो समुद्र को नियंत्रण करेगा वो दुनिया के व्यापार को भी नियंत्रण करेगा। यह सोच, यह एक विचार ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव था। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने उस विचार को पहली बार एक ठोस रणनीति में बदला। उसने देखा कि स्पेन समंदर पे राज करता है और उसी राज से वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना है। उसने फैसला किया स्पेन को चुनौती देने की, लेकिन सीधे जंग में इंग्लैंड हारता, इसलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो इतिहास में पहले नहीं देखा गया था। फ्रांसिस ड्रेक, एक ऐसे आदमी जिसे दुनिया पायलट कहती थी, उसे शाही संरक्षण दिया। ड्रेक और उसके जैसे दूसरे समुद्री योद्धाओं को एक काम सौंपा गया, स्पेनी जहाज़ों को लूटो और उस लूट का आधा हिस्सा शाही तिजोरी में आएगा। यह राज्य द्वारा 65 लूट थी। इसे एक सुंदर नाम दिया गया, प्राइवेटिंग, लेकिन असल में ये वही था, समुद्री डकैती, बस शाही मोहरे के साथ। और फिर क्या था, उस डकैती ने इंग्लैंड की नेवी को वो पैसा दिया जिससे वो और मजबूत हुई। लेकिन ड्रेक और एलिजाबेथ की असली जीत वो नहीं थी जो समुद्र पे हुई। असली जीत सन 1588 में हुई, जब स्पेन ने अपना अजय आर्माडा भेजा और इंग्लैंड ने उसे ऐसे तोड़ा इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि उस जीत के बाद इंग्लैंड ने कितनी तेजी से दुनिया में अपना जाल बिछाना शुरू किया? 130 जहाज़ों का विशाल स्पेनिश आर्माडा जब इंग्लिश चैनल में घुसा तो उसे यकीन था कि ये जंग कुछ ही घंटों में खत्म होगी, लेकिन एलिजाबेथ की नेवी ने उस विशाल आर्माडा को तहस नहस कर दिया और एक भयंकर तूफान ने स्पेनी जहाज़ों को समुद्र में बिखेर दिया। उस एक रात के बाद यूरोप का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। स्पेन का समुद्री दबदबा टूट गया और उस टूटे हुए दबदबे की जगह धीरे धीरे इंग्लैंड ने भरनी शुरू करी। जिब्राल्टर पर कब्जा, केप ऑफ गुड होप पर कब्जा, एडन पर कब्जा और सिंगापुर पर कब्जा हुआ, जो पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया की चाबी थी। एक एक करके हर वो जगह जहाँ से दुनिया का व्यापार गुजरता था, ब्रिटेन के कब्जे में आता गया। 31 दिसंबर सन 1600 क्वीन एलिजाबेथ ने एक कागज़ पर दस्तखत किया और उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। यह नाम सुनने में बहुत साधारण लगता है, एक कंपनी, व्यापारियों का एक समूह एशिया के साथ व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नाम जिसने एक पूरी महाद्वीप की नियति बदल दी। शुरुआत में ये कंपनी सच में सिर्फ व्यापार करती थी। भारत के बंदरगाह पे आते, मसाले खरीदते, कपड़े खरीदते और वापस चले जाते। भारतीय राजा और नवाब उन्हें एक और व्यापारी समझते थे, जो सामान लेने आए हैं और पैसे देके वापस चला जाएगा। ये वो तरीका था जिसे इतिहास में क्रीपिंग कॉलोनिज्म कहा जाता है। धीरे धीरे, इतने आहिस्ते से कि जिसकी ज़मीन छीनी जा रही हो उसे पता भी ना चलता। और भारत में ये खेल अपने सबसे भयानक रूप में खेला गया, पलासी के मैदान में। लेकिन पलासी से पहले एक और सवाल, भारत उस वक्त कैसा था? क्या भारत इतना कमज़ोर था कि एक ट्रेडिंग कंपनी उस पर राज कर सके? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। मुगल साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर था, लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद 1707 में जो हुआ वो किसी विशाल इमारत के धीरे धीरे ढहने जैसा था। उसके बाद आए मुगल बादशाह कमज़ोर थे। दिल्ली की सत्ता असल में दरबारियों के हाथ में थी, और पूरे भारत में बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, मराठा साम्राज्यों में अलग अलग ताकतें उभर रही थी। हर ताकत दूसरी ताकत को कमज़ोर करना चाहती थी, और इसी आपसी कलेश में ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मौका मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। जून 1757, प्लासी का मैदान, बंगाल। उस दिन की सुबह जब सिराजुद्दौला की विशाल सेना मैदान में उतरी
तो देखने वाला ये कोई भी कह सकता था कि ये जंग एक तरफा होगी। 1 लाख से ज़्यादा सिपाही और उनके सामने रॉबर्ट क्लाइव के मात्र 3,000 सिपाही। लेकिन जंग मैदान से पहले दिमाग में लड़ी जाती है। उसने महीनों पहले से एक जाल बुना था। सिराज के सेनापति मिर्जापुर तक पहुंचा, उसे लालच दिया बंगाल की नवाबी का, और मिर्जापुर ने अपने नवाब के साथ इतिहास का सबसे महंगा धोखा किया। जब जंग शुरू हुई, मिर्जापुर की फौज खड़ी रही, उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, और सिराज की बाकी सेना जो इस धोखे से अनजान थी वो बिखर गई। क्लाइव जीत गया, बंगाल हार गया, और उस एक धोखे ने भारत के अगले 200 साल तय कर दिए। पलासी के बाद जो हुआ उसे समझने के लिए एक बात जाननी जरूरी है। बंगाल उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। ढाका की मलमल इतनी बारीक थी कि उसे बहती हवा में बुना गया है कहा जाता था। दुनिया के हर बाजार में जाती थी। बंगाल के खेतों में जो उगता था वो सोने के भाव बिकता, और वो सारी दौलत पलासी के बाद कंपनी की तरफ बहने लगी। क्लाइव ने इतना पैसा लूटा कि वो इंग्लैंड का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। भारत की दौलत इंग्लैंड जाती रही, और भारत जो कभी दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, वो धीरे धीरे खोखला होता गया। और इस लूट को एक नाम देना जरूरी था, एक ऐसा नाम जो सिविलाइज लगे। उस नाम को ढूंढना कंपनी के लिए कोई मुश्किल नहीं था। उसका नाम था व्यापार। लेकिन क्या ये सच में व्यापार था या कुछ और था? आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस व्यापार को किस तरह दुनिया के सबसे बड़ी लूट की मशीन में बदला। 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया, और उस एक आविष्कार ने एक ऐसी क्रांति की शुरुआत करी जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया। इंग्लैंड के कारखानों में मशीन दिन रात चलने लगे, कपड़ा बनने लगा, इतना ज़्यादा, इतना सस्ता कि दुनिया के किसी भी हाथ से बने कपड़े का उससे मुकाबला संभव नहीं था। लेकिन इन कारखानों को दो चीज़ें चाहिए थी, पहला कच्चा माल, और दूसरी वो बाज़ार जहां बना हुआ माल बेचा जा सके। और दोनों के लिए जवाब एक ही था, कॉलोनीज। भारत से कपास आता, इंग्लैंड के कारखानों में उसे कपड़ा बनाया जाता, और वो कपड़ा भारत में ही बेचा जाता महंगे दामों पर। भारत के बुनकर जो पीढ़ियों से दुनिया का सबसे खूबसूरत कपड़ा बनाते आए थे वो बर्बाद हो गए। ढाका की मलमल जो दुनिया में पूजी जाती थी उसकी मांग खत्म हो गई, क्योंकि इंग्लैंड का मशीन मेड कपड़ा उससे 10 गुना सस्ता था। और कंपनी ने यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय कपड़ा ब्रिटिश बाजार में ना जा सके। उस पर इतना भारी टैक्स लगाया गया कि वो वहाँ बिक ही नहीं सकता था। लेकिन ब्रिटिश कपड़ा भारत में बिना किसी रुकावट के आता रहा। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, जिससे बंगाल की ज़मीन जमींदारों को दे दी गई और फिक्स टैक्स लगा दिया गया। अब जमींदार किसानों से जितना चाहिए उतना वसूल सकते थे, और अगर किसान ना दे सका तो उसकी ज़मीन छीन जाती थी। इस एक नीति ने बंगाल के किसानों की कमर तोड़ दी। जो लोग पीढ़ियों से उस ज़मीन पर खेती करते आए थे वो अचानक उसी ज़मीन पर मजदूर बन गए, और जो पैसा उसे वसूला गया वो इंग्लैंड की तिजोरी में भरता रहा। 1770 में बंगाल में बारिश की कमी के कारण फसल खराब हुई और भीषण अकाल पड़ा। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसे इंसानी लालच ने पैदा किया। कंपनी के गोदाम में अनाज भरा था, किसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनसे टैक्स वसूलना बंद नहीं हुआ। उस एक अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी को मिटा दिया, और उसी साल कंपनी का टैक्स कलेक्शन पिछले साल से ज़्यादा था। यह एक आंकड़ा ब्रिटिश साम्राज्य की असली चेहरे को पूरी तरह उजागर कर देता है। जब 1 करोड़ लोग मर रहे थे तब कंपनी का टैक्स वसूलना जारी था। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। 1837, 1876, 1899 में अकाल, और फिर 1943 में जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में जल रही थी, बंगाल में एक और अकाल पड़ा। इस बार 30 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। माना जाता है कि अकाल का कारण अनाज का उत्पादन घटना था, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात होता रहा। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो बीबीसी पे भाषण देता था कि ब्रिटेन स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा के लिए लड़ रहा है, और ये शर्मनाक दोहरापन ब्रिटिश साम्राज्य की उस असली पहचान को सबके सामने ला देता है जिसे उसने हमेशा सिविलाइजेशन के मुखौटे से छुपाए रखा। सन 1857 में वो पल आया जब पूरा भारत एक साथ उठ खड़ा हुआ। एक विद्रोह भड़का। अंग्रेजों ने उसे सिपाही इम्यूनिटी कहा, लेकिन भारत के लिए यह था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सिर्फ सिपाही नहीं, राजा, किसान और आम जनता सब एक साथ उठ खड़े हुए। सैकड़ों सालों का गुस्सा एक चिंगारी से आग बन गया, लेकिन वो विद्रोह कुचल दिया गया। उस विद्रोह ने एक काम किया जो शायद उसकी जीत से भी बड़ा था। उसने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब भारत पर सीधे ब्रिटिश का उनका राज होगा। क्वीन विक्टोरिया को भारत की एम्प्रेस घोषित किया गया और एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई।
सन 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक सबक सीखा कि भारत को सिर्फ बंदूकों से नहीं जीता जा सकता, उसे अंदर से तोड़ना होगा। और इस काम के लिए उसने जो रणनीति अपनाई उसके निशान आज भी नहीं मिटे। वो रणनीति थी डिवाइड एंड रूल, और उसे 1857 के बाद पूरी तरह सिस्टमेटिक तरीके से लागू किया गया। भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ जनता को आपस में बटाए रखने के लिए। इस नीति को और भी मजबूत किया शिक्षा ने। लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने में अहम भूमिका निभाई थी, उसने खुलेआम कहा था कि हमें एक ऐसे वर्ग को तैयार करना है जो खून से तो भारतीय हो, लेकिन सोच से, नैतिकता से, बुद्धि से अंग्रेज हो, लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था के वफादार। और यही मैकॉले चाहता था। रेलवे बनाई गई, लेकिन वो भारतीयों की सुविधा के लिए नहीं थी। वो कच्चा माल बंदरगाह तक जल्दी पहुंचाए। अगर कहीं विद्रोह भड़का तो ब्रिटिश फौजी वहां जल्दी पहुंच सके। टेलीग्राफ लाइनें बिछाई गई ताकि दूर दराज के इलाकों में बैठे ब्रिटिश अफसर आपस में संपर्क कर सके। हर वो चीज़ जो विकास की तरह दिखती थी, वो असल में नियंत्रण का एक और औजार थी। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की ये सारी चालाकी, ये सारी रणनीति एक ऐसे ताकत के सामने टिक नहीं सकी जिसे उसने कभी महत्व तो नहीं दिया। वो ताकत थी आम लोगों की आवाज़। मोहनदास करमचंद गांधी, एक वकील जो साउथ अफ्रीका से लौटा था। सन 1930 में गांधी जी ने धानी मार्च किया, 241 मील पैदल चले, समुद्र किनारे पहुंचे और एक मुट्ठी नमक उठाया। यह एक साम्राज्य को चुनौती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगाया था, उस नमक पर जो हर भारतीय की जरूरत थी। और ब्रिटिश सरकार जो बंदूक और लाठियों से लड़ना जानती थी, वो साहसिक चुनौती के सामने असहाय खड़ी रह गई। लेकिन गांधी जी अकेले नहीं थे। उनके साथ थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, जो मानते थे कि अहिंसा से साम्राज्य को नहीं जीता जा सकता, जो खुद हिंसा से बना है। जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब ब्रिटेन सबसे कमजोर था, एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने में किसी के लिए भी अकल्पनीय था। वो जर्मनी गए, फिर जापान गए, और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। उन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर से जो जापानीज की कैद में थे, जय हिंद का नारा लगाते हुए वो भारत की सरहद तक पहुंचे। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में आईएनए के जवानों ने ब्रिटिश फौज को वो टक्कर दी जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वो आखिरकार सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दिमाग में एक डर बैठा दिया। अगर इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश फौज में रहकर भी विद्रोह कर सकते हैं, तो भारत पर राज करना अब संभव नहीं। दो विश्व युद्ध, यही वो आखिरी पहलू है जो ब्रिटिश साम्राज्य की पतन की कहानी को पूरा करती है। दो विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को उसी की ताकत से तोड़ दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, ये जंग यूरोपीय साम्राज्य की आपसी लड़ाई थी। लेकिन इस लड़ाई में ब्रिटेन को अपनी कॉलोनीज की जरूरत पड़ी। भारत से 20 लाख सैनिक, अफ्रीका से लाखों, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, वो सब लड़े। और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुछ नहीं बदला। वही गरीबी, वही भेदभाव, वही अपमान। और उस अपमान ने, उस विश्वासघात ने उनके दिलों में जो आग लगाई, वो बुझने वाली नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ने वो काम किया जो पहले विश्व युद्ध ने अधूरा छोड़ा। इस जंग में ब्रिटेन जीता, लेकिन जीत की कीमत इतनी भारी थी कि साम्राज्य का ढांचा चरमरा गया। ब्रिटेन पर अमेरिका का अरबों डॉलर का कर्ज था। ब्रिटेन की इकोनॉमी तबाह हो गई, उसके शहर बमबारी से उजड़ चुके थे। और सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया में दो नई महाशक्ति उभर चुकी थी। अमेरिका, जो कि खुद एक कॉलोनियल रिवॉल्यूशन से पैदा हुआ था, कॉलोनिज्म का विरोधी था। सोवियत यूनियन, जो कैपिटलिज्म और इम्पीरियलिज्म दोनों का दुश्मन था। और फिर वो पल आई, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ, और एक के बाद एक सभी देश, बर्मा, सिलोन, फिर अफ्रीका, घाना आज़ाद हुआ। उसके बाद केनिया, नाइजीरिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, एक के बाद एक। देखते देखते वो साम्राज्य जिसे बनने में 300 साल लगे, वो 3 दशकों में बिखर गया। लेकिन क्या वो सच में बिखरा? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की असली विरासत, उसकी असली ताकत आज भी दुनिया में उतनी ही हावी है जितनी कभी थी। बस उसका रूप बदल गया है। इंग्लिश लैंग्वेज आज दुनिया में सबसे ताकतवर भाषा है। संयुक्त राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, विज्ञान में, तकनीक में, हर जगह ये भाषा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थायी विरासत है। एक ऐसी विरासत जिसे ना अच्छा कहा जा सकता है ना बुरा। वो कानून जो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज में लागू किए, उनमें से कई आज भी उन देशों की लीगल सिस्टम का हिस्सा है। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन ने दिए, वो आज भी दर्जनों देशों में चलता है। वो सरहदें जो ब्रिटेन ने बिना स्थानीय लोगों की परवाह किए खींची, वो आज भी दुनिया में संघर्ष की वजह है। अफ्रीका के देशों में आज जो अस्थिरता है, उसकी जड़ें उन्हीं सरहदों में है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, वो संगठन जिनमें आज 54 देश है, उनमें से ज़्यादातर वो देश है जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी।
और इस संगठन के ज़रिए आज भी ब्रिटेन का एक खास तरह का प्रभाव उन देशों पर बना हुआ है। यह उस सॉफ्ट पावर से है जो इंस्टीट्यूशन में है, भाषा में है और उन मानसिकताओं में है जो कॉलोनिज्म ने पैदा किए और जिन्हें मिटाने में पीढ़ियाँ लग जाती है।